केमिकल इक्विलिब्रियम। जिस वक्त कोई भी रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, उनको हम कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। और इनको हम ऐसे रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का इक्वल होता है। और ऐसे रिएक्शन को हम डबल एरो से इंडिकेट करते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट जो है रिवर्स के साथ रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है। और इस कंडीशन में जिस वक्त रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल होती है तो उसके बाद मजीद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। जब जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है उतनी ही अमाउंट आप लोगों की प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम स्टेज पर। क्योंकि इस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्वल रेट के साथ अकर हो रहे हैं। उस कंडीशन में जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम होती है उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनाने में कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इक्विलिब्रियम स्टेज पर आप लोगों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती। जब भी आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेशियो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हासिल होती है। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है या रिवर्स रिएक्शन में मूव करना है। रेट लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के मुताबिक केमिकल इक्विलिब्रियम को जिस वक्त हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इस कंडीशन में जो आप लोगों के पास के की वैल्यू हासिल होती है वो हमें बताती है कि आप लोगों का रिएक्शन में मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 10 रेज पावर 3 हो तो वो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत कम है। और इस कंडीशन में आप लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो राइट साइड पर यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करती है। और जिस वक्त के की वैल्यू 10 रेज पावर -3 से लेस होती है तो वो इंडिकेट करते हैं कि आप लोगों के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेज जो है आप लोगों की लेफ्ट साइड पर मूव करती है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत स्पीड के साथ है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितनी अमाउंट से बनते हैं तो फौरन से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास ना होने के बराबर है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं स्लाइटली तो फौरन से प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जिस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 रेज पावर 3 और 10 रेज पावर -3 के दरमियान में आती है तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि आप लोगों का रिएक्शन जो है उसने राइट साइड पर मूव करना है या लेफ्ट साइड पर मूव करना है।
तो ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में ऑलमोस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेज में है। ये आप लोगों के पास पिक्चर के जरिए शो किया होगा कि जिस वक्त आप लोगों के पास 10 रेज पावर -3 केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि उस कंडीशन में आप लोगों के पास सिर्फ ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना है, टोटल अमाउंट आप लोगों की रिएक्टेंट के फॉर्म में बच चुकी है। और जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 रेज पावर -3 और 10 रेज पावर 3 के दरमियान में आती है, तो उस कंडीशन में ऑलमोस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सेम या स्लाइटली इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट सेम होती है अदरवाइज। और जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 रेज पावर 3 होती है, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट जो है वो मोस्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम आप लोगों के पास बचती है। इसके बाद है कि इक्विलिब्रियम स्टेज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हेटेरोजीनियस उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज डिफरेंट हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज मोर देन वन टाइप हो, तो उसको हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इस कंडीशन में मोस्टली लिक्विड और सॉलिड मटेरियल जो आप लोगों के पास मौजूद होता है उसको हम वन कंसीडर करते हैं। और आप लोगों ने ये पढ़ा था कि कुछ रिएक्शन आप लोगों के पास स्लो स्पीड के साथ होते हैं, कुछ रिएक्शन जो है आप लोगों के पास फास्ट स्पीड से होते हैं, कुछ रिएक्शन जो है वो ऐसे होते हैं जिनको सेकंड में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो आप लोगों के पास कई ईयर भी गुजर जाते हैं उसके बाद भी वो कंप्लीट नहीं होते। जिस तरह आप लोगों के पास जंग इसको आयरन को जंग लगता है, तो उस कंडीशन में इसका रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है, जिसके जरिए आप लोगों के पास 1 साल या 2 साल लग जाते हैं, उस कंडीशन में आप लोगों के पास आयरन को जंग लगता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बहुत स्लो है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिस तरह आप लोग एसिड और बेस को मिक्सअप करते हैं, तो फौरन से आप लोगों का एसिड और बेस जो है एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके वाटर और साल्ट बना देता है। इसके साथ जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन जो है यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और उसके साथ ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जिस तरह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो भी स्लो होना शुरू कर देता है। लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो उसी रेशो के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितनी आप लोगों के पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उस कंडीशन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा, और अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। इसके बाद है डायनामिक स्टेज आप लोगों किस वक्त अटेन करते हैं। आप लोग जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट इनिशियली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों का सिस्टम जो है वो क्लोज है, तो उस कंडीशन में आप लोग रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और एक स्टेज आएगी जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो दोबारा से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, लेकिन जिस तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उसी रेशो के साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इसी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है टाइम स्पेंड होने के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम में आप लोगों के पास ऐसी स्टेज हासिल होगी जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे।
उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसे स्टेज जिस वक्त रेट आप लोगों के दोनों अपोजिंग रिएक्शन, जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। और ये उस वक्त हासिल होती है जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट जो है वो दोनों का सेम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज। ये सपोज आप लोगों के पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन करवाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है। उस कंडीशन में इनिशियली हाइड्रोजन और आयोडीन मिक्सअप होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में रिएक्शन इसका स्लो होगा, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर आयोडीन और हाइड्रोजन जो है वो स्लो स्पीड के साथ बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होगी। जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा उसी रेशियो के साथ, उसी टाइम स्पेंड के बाद आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी। और जिस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी स्पीड के साथ होना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। और एक स्टेज आप लोगों के पास हासिल होगी जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्या आप लोगों के पास जिस रेशो से हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिक्सअप करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, उसी रेशो के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर आयोडीन और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो उस स्टेज को जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में इनिशियली जो है जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियली स्पीड के साथ होता है, उसके बाद जिस वक्त टाइम गुजरता जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। रेड कलर जो है वो आप लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस तरह टाइम गुजर रहा है उस कंडीशन में ये स्लो डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इनिशियली प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में या रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, लेकिन जिस वक्त आप लोगों के पास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी इसी तरह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेज बाज रिएक्शन ऐसे हैं जो जिस वक्त कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उस कंडीशन में उसकी इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके इक्विलिब्रियम स्टेज इनिशियल स्टेज पर ही हासिल हो जाती है। जिस तरह मैंने इनिशियल आप लोगों को बताया था कि पिक्चर भी आप लोगों को दिखाई थी, ये जिस तरह आप लोगों के पास रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में जिस वक्त इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये इक्विलिब्रियम की स्टेज आप लोगों के पास हासिल हो चुकी है जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो सारी बच चुकी है, लेकिन प्रोडक्ट की स्लाइटली अमाउंट बनी है। इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है कि जिस वक्त आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हुई है उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो स्लाइटली बनती है। इक्विलिब्रियम स्टेज में ये भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम स्टेज ऐसी कंडीशन में भी हासिल हो सकती है जिस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम भी हो सकती है। और इक्विलिब्रियम स्टेज इस कंडीशन में भी हासिल हो सकती है जिस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और स्लाइटली अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट की बची है, और उस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हो सकती है। इसका मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के रिएक्टेंट जो है इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज जस्ट आप लोगों को ये बताती है कि जिस रेशियो के साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो रहा है उसी रेट के साथ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो भी उसी रेट के साथ अकर हो रहा है। ये नहीं बताती कि आप लोगों का रेट ऑफ जो इक्विलिब्रियम स्टेज है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये नहीं है। जब भी आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल होती है
मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के जो आप लोगों के पास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उनको आप लोग उनकी पावर में लिखते हो। जिस तरह सपोज आप लोगों के पास ये रिएक्शन है तो उस कंडीशन में इसका केमिकल इक्विलिब्रियम लिखते हैं, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मोल हैं तो उसकी पावर में आ जाएंगे, और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो उसके आप लोगों के पास पावर में 2 आ जाएगा। और आप लोगों के पास प्रोडक्ट में जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसको ऊपर लिखना है, और डाई नाइट्रोजन और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को आप लोगों ने नीचे लिख लिया। स्क्रीन शेयरिंग जो है वो बंद करो। इधर स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और जिस वक्त आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और आप लोगों के पास आप लोगों को पता है कि जिस वक्त आप लोगों के पास इसका रेशियो निकालते हैं तो उस कंडीशन में अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास लेस देन 1 का मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम को जिस वक्त आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो को कैलकुलेट करते हो। अगर इस रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास रिएक्शन जो है उसमें आप लोगों के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों को इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब भी कर सकते हो। और डिस्टर्ब किस तरह कर सकते हो तो आप लोग उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, उसकी वजह से भी उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। लेकिन जिस वक्त आप लोग कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन दोबारा से या तो राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर मूव करता है, और मूव करने के बाद दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज को अटेन करने की कोशिश करता है। सपोज आप लोगों के पास डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप लोग इसमें मजीद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जिस वक्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में ये मजीद जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन के अंदर ऐड करोगे तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि जब भी आप लोगों ने कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा करोगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर देना है। और इसी तरह अगर आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव करते हो रिएक्शन के दौरान तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि आप लोग कंसंट्रेशन को रिमूव कर रहे हो। और जिस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिमूव करोगे इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और उस कंडीशन में रिएक्शन जो है
वो आप लोगों का लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में मजीद बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में भी रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। और अगर आप लोग रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम स्टेज पर अगर आप लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिमूव करते हो रिएक्शन में से, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास दोबारा से ये इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो हासिल करेंगे। इसके बाद दूसरा फैक्टर है कि आप लोग वॉल्यूम को चेंज करके भी इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब कर सकते हो। और उस कंडीशन में अगर आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। और जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को कम करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होंगे। जिस तरह ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिसमें आप लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सअप करते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमोनिया गैस बनती है। अगर आप लोग वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा इसका वॉल्यूम कम करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड पर कम हो गए रिएक्शन ने उस साइड पर मूव करना है। आप लोग रिएक्टेंट की साइड पर देखते हैं तो उस कंडीशन में इस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 4 हैं, एक नाइट्रोजन का है और 3 जो है वो हाइड्रोजन के है। लेकिन जिस वक्त अमोनिया का देखते हैं तो उस कंडीशन में अमोनिया के जो है वो 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। जिस वक्त आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज से इसके वॉल्यूम को रिड्यूस करना है तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यानी कि लेफ्ट साइड टू राइट साइड पर मूव करेगा। और जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो इसका मतलब है कि रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन जो है, क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। आप लोगों ने जब भी वॉल्यूम की बात करनी है तो कंडीशन में आप लोगों ने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चेक करना है कि किसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है। जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अगर आप लोग वॉल्यूम कम करोगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और अगर आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन ने उस डायरेक्शन में मूव करना है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करके भी केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होते हैं। और उसके ज़रिए भी दोबारा से रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में अपने दोबारा से इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो हासिल करता है। और ये इसकी आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिस वक्त आप लोग इसको कूल कंडीशन में करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या है, और जिस वक्त आप लोग इसको हीट करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज किस कंडीशन में। और ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि लास्ट चैप्टर है आप लोगों का और वो है एसिड बेस का चैप्टर। इसमें पहला टॉपिक है कि आप लोगों ने बताना है कि एसिड बेस की प्रॉपर्टी एसिड की प्रॉपर्टी क्या है। आप लोगों को पता है कि एसिड की प्रॉपर्टी सबसे पहला जो है इसका टेस्ट जो है वो जायका जो है वो सोर लाइक होता है। और एसिड जब भी एसिड जो है वो मेटल के साथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर सकती है। और जब भी अगर आप लोग एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। और जिस वक्त आप लोग इसकी पीएच चेक करते हो लिटमस पेपर के जरिए तो उस कंडीशन में एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और जब भी आप लोग एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साल्ट बनता है और इसके साथ जो है वो वाटर बनता है। इस टेबल में जो है कुछ एसिड की एग्जांपल गिवन है कि जिनको आप लोग मोस्टली यूज करते हो। तो आप लोगों के पास और साथ में गिवन है कि कौन से एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन से एसिड जो है वो वीक है। और इस कंडीशन में वो वाले एसिड जो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, और वो वाले एसिड जो आसानी से प्रोटॉन को वाटर में रिलीज नहीं करते
उनको हम वीक एसिड कहते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो आसानी से प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं, जिसमें एग्जांपल जो है नाइट्रिक एसिड की है, सल्फ्यूरिक एसिड की है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है। और इसके साथ आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि आप लोग इन एसिड को किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हो। इसके बाद फास्फोरिक एसिड है जो मॉडरेट एसिड के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके बाद एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो भी वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है वो भी वीक एसिड है। और बोरिक एसिड जो है वो भी वीक एसिड है। और इसके साथ इसका जो एप्लीकेशन है जहाँ पर आप लोग इसको यूज करते हो वो भी साथ में गिवन है टेबल। इसके बाद है आप लोगों के पास एसिड जो है वो बाइनरी सिस्टम में भी हो सकता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब है कि आप लोगों के पास एसिड ऐसा जिसमें सिर्फ दो एटम, या ऐसा एसिड जिसमें सिर्फ दो एटम जो है वो कंसिस्ट करते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, दूसरा जो है वो क्लोरीन है। इस तरह के एसिड को हम कहते हैं बाइनरी एसिड, यानी कि इसमें सिर्फ दो एटम जो है वो मिलकर एक एसिड को बना रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें भी दो एटम है। इसके अलावा कुछ ऐसे एसिड हैं जिसमें कि दो से ज़्यादा एटम जो है वो भी हो सकते हैं। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें दो से ज़्यादा एटम है। अगर आप लोग इसको काउंट करते हो तो उस कंडीशन में इसके पास जो है दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और चार जो है वो ऑक्सीजन एटम है। तो इस कंडीशन में टोटल इसके एटम जो है वो 7 बनते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है उसमें अगर आप लोग काउंट करते हैं तो उस कंडीशन में इसके जो है वो 5 एटम बनते हैं। और ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है उनको हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। और ऐसे एसिड्स जिसमें प्रोटॉन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, इन एसिड को हम ऑक्सी एसिड कहते हैं। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी जिस वक्त हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है। इसका मतलब है कि ये भी ऑक्सी एसिड है। और जिस वक्त हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, उसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर है इसकी। और ऐसे एसिड्स को जिसमें प्रोटॉन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो उस कंडीशन में हम इन एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और जिसमें ऑर्गेनिक एसिड यानी कि वो वाले कंपाउंड उनकी एसिडिटी जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है। जिस तरह आप लोगों के पास सिट्रिक एसिड की एग्जांपल है, मैलिक एसिड की एग्जांपल है। इन कंपाउंड्स में आप लोगों के पास जो कंपाउंड मौजूद है इनमें इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। पहले जो आप लोग एसिड की बात कर रहे थे वो इनऑर्गेनिक एसिड थे, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक एसिड है। जिस तरह स्ट्रिक एसिड है, जिस तरह आप लोग ये लीमू वगैरह या जो आप लोगों के पास ये माल्टा वगैरह होता है इसमें आप लोगों के पास ये एसिड मौजूद होता है। इसी तरह मैलिक एसिड जो है, अब ऐसे कंपाउंड जो आप लोगों के पास नेचुरली या जो आप लोगों के पास फ्रूट वगैरह हैं उनमें से जो एसिड प्रोड्यूस होते हैं वो मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। और इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के पास ये सामने शो की हुई है कि जिसमें आप लोगों के पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जो है एक OH ग्रुप साथ में अटैच है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इनको हम अल्कलीज भी कहते हैं और इसका बिटर लाइक टेस्ट होता है। इसका जो जिस वक्त आप लोग इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो उस कंडीशन में इसका स्लिपरी होता है। जो जिस वक्त आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया हो तो उस कंडीशन में अगर आप लोग इसको चेक करते हैं तो उस कंडीशन में इस पर आप लोगों के पास स्लिपरी टाइप जो है वो महसूस होती है। इसके बाद जब भी आप लोग इसका रिएक्शन जो है वो एसिड के साथ करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साल्ट और वाटर बनता है। जिस वक्त आप लोग इसके बेसिसिटी चेक करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग इसका लेटमस
पेपर के साथ इसका चेक करते हैं और ये जो है रेड लिटमस पेपर को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये आप लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल गिवन है बेस की, और ये बेस जो है वो वाली हैं जिनको आप लोग इनऑर्गेनिक बेस कहते हैं, और इनकी भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कौन सी बेस कितनी आसानी के साथ OH आयन को वाटर में प्रोड्यूस कर सकती है। जो बेस जितनी आसानी के साथ OH आयन को वाटर के अंदर प्रोड्यूस करेगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेस होगी, और जो जितनी मुश्किल के साथ OH आयन को प्रोड्यूस करेगी इसका मतलब है कि वो उतनी ही वीक बेस होगी। जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गली बेस्ड हैं, क्योंकि वो आसानी के साथ जिस वक्त आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हो तो फौरन से OH आयन प्रोड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस कहलाती है। और दूसरी बेस जो कि इतनी आसानी के साथ OH आयन को प्रोड्यूस नहीं करती उनको हम वीक बेस कहते हैं। और इसके साथ हमने इस टेबल में ये भी गिवन है कि आप लोगों को इनको किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका कॉमन नेम क्या है वो भी साथ में टेबल में गिवन है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस। बेसिस में मोस्टली जो है वो OH आयन गिवन होता है। मोस्टली बेस जो है उनमें उनके स्ट्रक्चर में OH आयन मौजूद होगा, जिस वक्त आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आसानी से वो उसको रिलीज कर देते हैं। कुछ ऐसी बेस हैं जिसमें CO3 नेगेटिव 2 कार्बोनेट आयन जो है वो मौजूद होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होता है, जिस वक्त आप लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन को वाटर का अंदर जो है वो जनरेट कर देते हैं, और उसकी बेस पर ही आप लोग चेक करते हैं कि आप लोगों के पास बेस जो है वो OH आयन प्रोड्यूस कर रही है तो कितनी स्पीड के साथ कर रही है, और उसकी बेस पर ही हम उस बेस की बेसिसिटी के बारे में बताते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि ये बेस जो है OH आयन प्रोटॉन आयन को कितनी स्पीड के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। अगर स्पीड के साथ ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है तो उस कंडीशन में ये उनके लिए है जो आप लोगों के पास, जिन बेस के पास आप लोगों के पास ना ही कार्बोनेट आयन है ना ही OH आयन है, तो उस कंडीशन में थर्ड टाइप बेस की जो है वो कहलाती है कि वो वाली स्पीशीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं उनको भी हम बेस कहते हैं, और जो जितनी स्पीड के साथ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी उसको हम उतनी स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसके बाद जब भी आप लोग एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोग मोस्टली इंडिकेटर यूज करते हो। और विशन अभी नहीं हुआ अटेंडेंस। जब भी आप लोग एसिड बेस टाइट्रेशन करवाते हो, क्योंकि जब भी आप लोगों ने एसिड को बेस में मिक्स करना होता है या बेस को एसिड में मिक्स करना होता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन फौरन से हो जाता है, लेकिन हमें इंडिकेट नहीं होता है, हमें नज़र नहीं आता है। तो इस पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चल जाए कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप लोग